हाँ जी, सारा बहन राम राम। मैं आपके साथ राजेंद्र प्रसाद बबलू खोकर। देखो, आज इंडियन एक्सप्रेस में ये एडिटोरियल आया है कि RTE एंड माइनॉरिटी स्कूल। जिसने कुछ पढ़ा है राइट टू एजुकेशन, वो थोड़ा बहुत इसको पढ़ने का प्रयास करेगा, लेकिन समझ में नहीं आएगा मेरे भाई, मुझे लगता है आपको भी। तो हिंदी मीडियम के लिए थोड़ा सा इजी करेंगे कि हम हर रोज़ इंडियन एक्सप्रेस या द हिंदू में जो हमारा एडिटोरियल है या कोई ओपिनियन है या कोई एक्सप्लेनेशन है, उसको हम डिस्कस करेंगे। तो आज का हमारा डिस्कशन यही है, क्या क्यों सुप्रीम कोर्ट अल्पसंख्यक स्कूलों के लिए शिक्षा के अधिकार में दी गई छूट पर दोबारा विचार करना चाहता है। अब क्वेश्चन है कि सुप्रीम कोर्ट ने कब छूट दी। RTE का मतलब राइट टू एजुकेशन, जो एक्ट आया था 2009 में। दूसरा, कौन से केस में छूट मिली, क्यों छूट मिली, इस पर डिस्कशन होगा। वही चीज़ें इस आर्टिकल में लिखी है, आप अगर इंडियन एक्सप्रेस पढ़ोगे तो आपको ये मिल जाएगा। सबसे पहले जो भाई मेरा नया है, जिसको ये नहीं पता राइट टू एजुकेशन एक्ट क्या है, देखो राइट टू एजुकेशन एक्ट आता है 2009 में। अब इस एक्ट में एक कानून है। इस कानून जैसे हम अपने संविधान में देखते हैं ना कि भाई आर्टिकल्स है 395, उसी तरह इसी कानून में 34 सेक्शन है लगभग। सेक्शन मतलब ऐसे A, B, 1, 2, 3 सेक्शन बने हुए हैं। इन सेक्शन में बताया गया कि राइट टू एजुकेशन एक्ट से क्या क्या मुख्य प्रावधान। अधिकतर लोग ये कहते हैं राइट टू एजुकेशन का मतलब 25% की छूट बच्चों को। दूसरा, 6 से 14 साल के बच्चों को निःशुल्क क्या देनी है, शिक्षा देनी है। और 25% सीटें कमजोर और वंचित वर्ग के बच्चों के लिए आरक्षित रहेगी, किसमें, निजी स्कूलों में। अब 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया जो निजी स्कूलें माइनॉरिटी की है उनमें ये सीटें नहीं रहेगी रिजर्वेशन में। अब वापस इसी पे डिस्कशन करना है। दूसरा, आपको तो थोड़ा बताऊं, राइट टू एजुकेशन एक्ट पे डिस्कशन कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा है स्कूल प्रबंधन समिति। क्या होता है स्कूल मैनेजमेंट कमेटी? देखो, प्रत्येक स्कूल में, चाहे वो स्कूल प्राइवेट हो चाहे सरकारी हो, लेकिन माइनॉरिटी को अलग कर दिया गया है। इसका सेक्शन 21 शायद लगभग 21 ये सेक्शन 21 के तहत इसमें माइनॉरिटी स्कूलें नहीं आएगी, उनको छोड़ के, और सैनिक स्कूलें उनको छोड़ के स्कूल मैनेजमेंट कमेटी होगी प्रत्येक सरकारी स्कूल में, प्रत्येक प्राइवेट स्कूल में। ठीक, अब इस समय ये क्या है स्कूल मैनेजमेंट कमेटी? तो स्कूल मैनेजमेंट कमेटी में अगर मान लो सदस्य होंगे, 100 सदस्य हैं, इसमें 75% कौन होंगे, पेरेंट्स होंगे, माता पिता। इन 100 में से एक शर्त और 50% कौन होनी चाहिए, महिलाएं होनी चाहिए। इसके साथ साथ लोकल अथॉरिटी, जो मतलब लोकल ग्राम पंचायत है, या अगर शहर में स्कूल है तो वहाँ के वार्ड पार्षद वगैरह है, ठीक है, वार्ड मेंबर है, MCD के मेंबर वगैरह वो होंगे। इसके साथ साथ लोकल अथॉरिटी के साथ साथ में स्कूल के मेंबर होंगे। अब ये स्कूल मैनेजमेंट कमेटी क्या करेगी? अगर सरकारी स्कूल है या सरकार से कोई सहायता मिल रही है, उसको कैसे लगाया जा रहा है, स्कूल कैसे वर्क कर रही है, पूरा का पूरा स्कूल मैनेजमेंट कमेटी देखेगी। क्या आपकी स्कूलों में जहाँ से पढ़ के आए हो, क्या वहाँ पे थी स्कूल मैनेजमेंट कमेटी? बहुत सारी बड़ी बड़ी प्राइवेट स्कूलों उनमें नहीं है, केवल कागजों पे काम चल रहा है। लेकिन राइट टू एजुकेशन में दूसरा, आपने बहुत सारी फिल्में देखी होगी, जिन फिल्मों में हम देखते हैं कि बच्चों का स्कूल में एडमिशन से पहले उनके माँ बाप का इंटरव्यू होता है। तो इसमें लिखा हुआ है कि कहीं भी स्क्रीनिंग टेस्ट नहीं होगा, गैर कानूनी है। अगर 25% जो सीटें रिजर्व है, सीटें कमज़ोर और वंचित वर्ग के बच्चों के लिए, तो बड़ी स्कूल में तो 25% देनी पड़ेगी उनको। वो उनके माँ बाप की स्क्रीनिंग नहीं कर सकते। स्क्रीनिंग का मतलब ना बच्चे का टेस्ट होगा ना माँ बाप का टेस्ट होगा, सीट है, उन्हें बच्चों को एडमिशन देना होगा। ना ही वो डोनेशन ले सकते हैं, ना ही कोई शारीरिक और मानसिक कुछ नहीं कर सकते। कैपिटेशन फीस का मतलब समझ लो, डोनेशन, वो डोनेशन वगैरह नहीं ले सकते। दूसरा, राइट टू एजुकेशन को पढ़ेंगे हम पूरा, फर्स्ट सेक्शन से 34 तक जब टाइम मिलेगा। इसमें यह भी बताया गया है कि स्कूल भवन का मानक बताया गया। इसके साथ साथ शिक्षक छात्र का अनुपात बताया गया है कि फर्स्ट से 5th क्लास तक के बच्चों में कितने स्टूडेंट पे कितने टीचर होंगे। मतलब 30 स्टूडेंट पे एक टीचर होगा। ऐसे नहीं कि एक टीचर ही 50 को पढ़ा रहे हैं, नहीं। इसके साथ साथ 35 स्टूडेंट पे एक टीचर होगा 5th से 8th क्लास तक। एक चीज़ और ध्यान रखना, राइट टू एजुकेशन एक्ट केवल 1ली से 8वीं क्लास तक के बच्चों तक की फ्री शिक्षा की बात करती है। प्राइवेट स्कूल में सीटें रिजर्व रहेगी, 25% केवल फर्स्ट से 8th क्लास तक के बच्चों के लिए है। इसके साथ इसमें लिखा है अनिवार्य शिक्षा 6 से 14 साल तक के बच्चे के। इसके साथ साथ प्राइमरी शिक्षा, निःशुल्क प्राइमरी शिक्षा है। अब मान लो कोई लड़का 14 से ऊपर हो गया और उसकी प्राइमरी शिक्षा पूरी नहीं हुई, तो वो एलिजिबल है। ये नहीं कि वो एलिजिबल नहीं है, 25% के से रिजर्वेशन में है।
इसी एक्ट में लिखा है, पढ़ेंगे जब एक्ट के बारे में डीपली जानेंगे तो। ठीक, अब नॉर्मली देखते हैं, देखो ये एक्ट है क्या, कौन, देखो आर्टिकल पढ़ेंगे न्यूज़पेपर का। सबसे पहले संवैधानिक आधार, जिस बहुत सारों को पता है, देखो इजी भी है, रट रट के थक गए होंगे सारे, कि अनुच्छेद 21A आया, 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 में आया, 6 से 14 साल तक के बच्चों को क्या देना है, फ्री एजुकेशन देना है। अब 2002 में एक्ट आता है, इस संविधान संशोधन आता है, इसी को लागू करने के लिए 2009 में ये एक्ट आता है। कौन सा आता है एक्ट? RTE, राइट टू एजुकेशन एक्ट। और ये लागू कब होता है? 1 अप्रैल 2010 को ये लागू होता है। ठीक, अब इसके साथ साथ और क्या अमेंडमेंट हुआ था उसी समय? देखो आर्टिकल 45 में भी अमेंडमेंट हुआ था, 86वां संविधान संशोधन उसी समय एक और हुआ 45 में। पहले 45वां जो नीति निर्देशक तत्व है या डायरेक्टिव प्रिंसिपल की हम बात करते हैं, वहाँ पे लिखा था 6 से 14 साल, और वहाँ क्या कर दिए 0 से 6 साल। इसके साथ साथ ड्यूटीज में आर्टिकल 51A जोड़ा गया। इसमें क्या लिखा? अभिभावकों के लिए मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया कि वो 6 से 14 साल के बच्चों को शिक्षा दिलवाए, अनिवार्य शिक्षा, ये मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। अब आते हैं अपने न्यूज़पेपर पे कि जो माइनॉरिटीज़ है, माइनॉरिटीज़ का मतलब क्या? देखो आर्टिकल 30, अपना कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 30 कहता है कि कोई भी धर्म या भाषा के आधार पे अपने अलग से स्कूल खोल सकते हैं अल्पसंख्यक समुदाय। अब 2014 में फैसला आया, फैसला था परमिट एजुकेशन एंड कल्चर ट्रस्ट है, उनका केस था किसके खिलाफ? यूनियन ऑफ इंडिया। यूनियन ऑफ इंडिया पे क्यों था? क्योंकि भारत सरकार तो कानून लाई थी ना, RTE, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009। इस एक्ट के तहत क्या कि भाई 25% सीटें क्या देनी होगी, रिजर्व करनी होगी। तो अल्पसंख्यक समुदाय पे क्या ये लागू होता है? जो माइनॉरिटी स्कूल है उस पर लागू होता है। तो ये केस जाता है सुप्रीम कोर्ट पे। तो सुप्रीम कोर्ट में जब ये केस गया तो संवैधानिक क्वेश्चन था। क्या संवैधानिक क्वेश्चन था? आर्टिकल 30 पे था। तो अगर कोई भी संवैधानिक निर्णय दिया जाता है तो वहाँ पे एक जज नहीं देता। कितने जज देंगे? 5 जज। आर्टिकल 145 में लिखा है सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ बनेगी, कम से कम 5 जज हो गए उसमें, फिर 7, 8, 9 हो सकते हैं। अब इस फैसला आया कि चाहे कोई भी स्कूल प्राइवेट हो, समझ रहे हो मेरी बात? प्राइवेट का मतलब अल्पसंख्यक प्राइवेट हो, प्राइवेट का वो नहीं, अल्पसंख्यक समुदाय जो माइनॉरिटी का टैग मिला है, चाहे वो सरकार से सहायता प्राप्त करती हो या पूरी तरह से निजी हो, उन पे RTE मतलब राइट टू एजुकेशन एक्ट लागू नहीं होगा। इसका अर्थ है कि 25% जो सीटें रिजर्व थी या जिन स्कूलों में जो टीचर की क्वालिटीज हैं उसके जो टेस्ट वगैरह होना है वो भी लागू नहीं होगा। स्कूल के भवनों का जो राइट टू एजुकेशन एक्ट में है वो लागू नहीं होगा, कंप्लीटली एक्ट लागू ही नहीं होगा। ठीक, क्या बोला? इसका अर्थ था कि उन्हें 25% वंचित वर्ग के बच्चों का आरक्षण या RTI के अन्य मानकों का पालन करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। अब ये केस का जजमेंट आया। अभी क्या हुआ कि सितंबर में 2001 सितंबर की बात है, बात ये कि टीचर्स के लिए एक टेस्ट होता है, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, जिसको बोलते हैं टेट, शिक्षक पात्रता परीक्षा। अब इसकी सुनवाई चल रही थी सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट जैसे सुनवाई चली तो कहा कि टेट क्या माइनॉरिटी स्कूलों के टीचरों पे लागू होगा। अब 2014 में जजमेंट हो चुका है कि भाई 2009 वाला लागू तो नहीं होगा, तो टेट भी उसी के अंदर है। तो अब इस चीज को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट के 2 न्यायाधीशों की पीठ थी, 2 जजों की बेंच है, जिसके जस्टिस दीपांकर सिंह दत्ता नेतृत्व कर, उन्होंने इस छूट पे क्वेश्चन किया कि 2014 में जो जजमेंट दिया गया था वो क्या है? ब्लैंकेट एग्जम्पशन। ब्लैंकेट का मतलब, ब्लैंकेट हम बोलते हैं कंबल, एग्जम्पशन का मतलब कि बहुत एक मुहावरा टाइप है कि बहुत ज़्यादा छूट मिल, जिनको छूट मिलनी भी नहीं चाहिए उनको भी छूट मिल गई है, जिससे क्या हो रहा है कि सार्वभौमिक और समावेशी शिक्षा प्रभावित हो रही है। जैसे 2014 में माइनॉरिटी स्कूलों के लिए राइट टू एजुकेशन एक्ट को क्या कहा कि ये लागू नहीं होगा। अब इससे क्या होगा कि इस छूट से शिक्षा के अधिकार को कमजोर करती है, शिक्षा के अधिकार को कमजोर करती है। तो अब इन जजों ने कहा है कि वापस इस पे
बात होनी चाहिए। तो इसके लिए ये जज तो नहीं दे सकते दो कि वो 5 जजों की बेंच थी, संवैधानिक बेंच थी, तो इन्होंने सुप्रीम कोर्ट को दे दिया। इसलिए पीठ ने इस मुद्दे को मुख्य न्यायाधीश के पास भेजा कि आप संविधान की एक बड़ी पीठ बनाइए और इस पे वापस विचार होना चाहिए। अब क्यों होना चाहिए, क्या मुद्दा है? अब देखो, आपसे मैंने पूछा कि कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच 5 जज क्यों होता है। दूसरा, आरटीआई एक्ट अल्पसंख्यक संस्थानों पे लागू होगा है। अब इन्हीं चीज़ों की बात करनी है। सबसे पहले कि कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच क्या है, मैंने बताया आर्टिकल 145 कहता है उसका 3 कि कोई भी मामला हो जो संविधान से संबंधित हो तो उसमें 5 जज बैठेंगे और 5 जजों का बहुमत ही तय करेगा है कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का। इसलिए 5 जज बैठेंगे और 2014 में 5 जजों ने जजमेंट दिया कि राइट टू एजुकेशन एक्ट माइनॉरिटी स्कूल पे लागू नहीं होगा। अब मैं आपको बोलूं सिंगल बेंच, सिंगल बेंच का मतलब क्या होता है कि भाई सिंगल बेंच है जजों की, तो इसका मतलब क्या है, उसमें केवल एक जज सुनवाई करेगा। डबल बेंच, या जिसको डबल हम तो लोग बोलते हैं डबल बेंच में देगी, उसको बोला जाता है डिवीजन बेंच। क्या बोला जाता है? डिवीजन बेंच। इसमें 2 से 3 जज बैठते हैं, इससे बड़ी। फिर आता है डिवीजन बेंच के बाद में लार्जर बेंच। कौन सी आती है? लार्जर बेंच। इसमें कितने जज बैठेंगे? 3 से ज्यादा जज बैठेंगे और जो केस की सुनवाई करेगी वो लार्जर बेंच है। और संवैधानिक बेंच कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में 5 जज होंगे और 5 से ज्यादा होंगे। तो आप ये देख। अब आगे आते हैं कि अल्पसंख्यक संस्थानों पे क्या आरटीआई एक्ट लागू होगा, इसके बारे में क्या चीजें हैं। देखो, सबसे पहले राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009 में आया। मैं आपको संवैधानिक आधार भी बता चुका हूं। ये कब आया, क्यों आया कि 2002 में संविधान संशोधन अधिनियम हुआ। इसी को आर्टिकल 21A को लागू करने के लिए सरकार कानून लाती है। मुख्य प्रावधान भी बता चुका हूं मैं कि मुख्य प्रावधान पहला 6 से 14 साल के बच्चों को क्या देना है? निःशुल्क एजुकेशन देना है। अब इसमें क्या बोला गया कि सरकारी स्कूलें जितने, उस एक्ट के अनुसार बता रहा हूं, सरकारी स्कूलों में फ्री सभी बच्चे मुफ्त शिक्षा करेंगे 6 से 14 साल वाले, और उनको भी सभी बच्चों को मुफ्त शिक्षा देंगे। अब जो स्कूल अनुदान प्राप्त है, मान लो सरकार ने किसी को 40% उनका खर्चे का दे रही है, या स्कूल प्राइवेट है लेकिन सरकार ने उसको कम पैसों पे जमीन दे दी, फ्री जमीन दे दी, उन जितना मान लो कि सरकार ने, इसे एक्ट तो ये कहता है कि 25% सीट क्या रहेगी? रिजर्व रहेगी। मान लो किसी स्कूल को 60% सरकार क्या दे रही है? एड दे रही है, उसको सहायता दे रही है, तो 60% सीटें रिजर्व रहेगी। अब मान लो कि सरकार ने 10% उसको सहायता दी, तो अभी 25%, कम से कम 25% तो करनी ही करनी है। जितना अनुदान मिलता है उसी अनुपात में सीटें, मुफ्त सीटें देनी होगी। निजी या जो स्कूल में प्राइवेट है, सरकार से 1 रुपया नहीं लिया, उनको भी 25% सीटें देनी होगी। अभी निजी में बिना अनुदान वाली में माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट भी आते हैं जो एड नहीं ले रहे हैं, मतलब सहायता नहीं रहे, सहायता में वो भी आ रहे हैं। अब परिवेश स्तर पे क्या दी जाएगी? 25% सीटें गरीब बच्चों के लिए दी जाएगी। अब कोई कह दे भाई उस स्कूल को नुकसान है, लेकिन इसी एक्ट में बताया गया कि इन 25% बच्चों की फीस सरकार आपको उस प्राइवेट स्कूल को दे देगी। अब मैंने बताया इस एक्ट में क्या था? गुणवत्ता, क्वालिटी स्टैंडर्ड थे, टीचर छात्र शिक्षक अनुपात बताया अभी मैंने। अब उसमें टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट भी होगा। टेस्ट ये 2009 के राइट टू एजुकेशन एक्ट में है, ये टेस्ट के बारे में। अब ये 2014 में केस होता, पहले केस होता है 2012 में। कब होता है? 2012 में। देखो पूरी कहानी बताता हूँ। 1 अप्रैल 2010 को एक्ट लागू हुआ। लागू होते ही प्राइवेट स्कूल ने इसको विरोध किया, कहा कि 25% सीटों से का प्रावधान गलत है। अब यहाँ पे सेक्शन लिखा है मैंने 12 का 1 का सबसेक्शन 1 का सी। अब ये राइट टू एजुकेशन एक्ट में 12 सेक्शन में लिखा हुआ है कि क्या क्या लिखा हुआ? देखो यही चीजें जो भी मैंने बताई है, सेम चीजें, ठीक। बस सीटें रिजर्व रखनी रहेगी सबको। अब स्कूलों ने, प्राइवेट स्कूल ने आपत्ति की। क्या बोले कि भाई हमें आर्टिकल 19 के तहत 19(1) का जी कि हमें व्यवसाय का फ्रीडम है, आप हम पे थोप नहीं सकते। माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट ने कहा कि भाई आर्टिकल 30 का हमारा उल्लंघन हो रहा है कि हम क्या है, माइनॉरिटी स्कूल है, अरे ये गलत। दूसरा, सामाजिक स्तर पर भी लोगों ने विरोध किया। 2010 में क्या विरोध किया? कई अमीर अभिभावक नहीं चाहते थे कि उनके बच्चे गरीब बच्चों के साथ पढ़े। देखो अपना अखंड भारत, ठीक। अब इसमें सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई। किसने चुनौती दी? चुनौती देते हैं सोसाइटी फॉर
अनएडेड प्राइवेट स्कूल ऑफ राजस्थान, जो सरकार से सहायता प्राप्त नहीं कर रहे हैं, वो प्राइवेट संस्थाओं का एक क्या बनी, एक सोसाइटी बनी। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दी और उन्होंने कहा कि 25% का प्रावधान संवैधानिक अधिकारों का अतिक्रमण है। आर्टिकल 30 का भी हवाला दिया और आर्टिकल 19 में कहा कि भाई व्यवसाय का हमें अधिकार है, उसका भी दिया। तो 2012 में एक फैसला आता है 3 जज की बेंच का। उन्होंने ये कहा कि जो राइट टू एजुकेशन एक्ट है वो वैध है, मतलब वो सही है और वो पब्लिक इंटरेस्ट के लिए है। तो प्राइवेट स्कूलों को 25% सीटों पे बच्चों को सीटें रिजर्वेशन देना होगा 25%। इसके साथ साथ राइट टू एजुकेशन एक्ट में जितने भी प्रावधान है वो सब मान्य होंगे हैं। जैसे स्कूल मैनेजमेंट कमेटी है वो बनानी होगी प्राइवेट स्कूलों को सब। इसके साथ साथ सरकारी स्कूल या सरकारी सहायता प्राप्त, चाहे माइनॉरिटी रन हो या नॉन माइनॉरिटी प्राइवेट स्कूल रन हो, इनमें क्या होगा, देखो यहाँ क्या लिखा है, सरकारी स्कूल या सरकारी सहायता प्राप्त, जो सहायता प्राप्त माइनॉरिटी स्कूल है, मतलब अल्पसंख्यक की कोई संस्था है जो सरकार से सहायता प्राप्त कर रही है, उस पर भी आरटीई राइट टू एजुकेशन एक्ट लागू होगा। 2012 का जजमेंट है। लेकिन जो माइनॉरिटी स्कूल सरकार से सहायता प्राप्त नहीं करती है, अनएडेड माइनॉरिटीज है, उनका कोटा 25% लागू नहीं होगा। मतलब आरटीआई एक्ट उन पे लागू, माइनॉरिटी सेक्टर बदल सकता है। यह आर्टिकल 30 का उल्लंघन है, ये सुप्रीम कोर्ट ने माना। केवल किन का लिए, 2012 में इतना ही कहा कि भाई जो सहायता नहीं ले रहे माइनॉरिटी, उन पे लागू नहीं होगा। लेकिन अब देखो, मैंने बोला अनुच्छेद 30 देख लो पहले एक बार। अनुच्छेद 30 क्या कहता है, अल्पसंख्यक को शिक्षा संस्थान स्थापित करने और प्रशासित करने का अधिकार। मतलब कोई भी अल्पसंख्यक एक स्कूल खोल सकता है और उसका मैनेजमेंट खुद देखेगा, सरकार इंटरफेयर नहीं करेगी। अब सभी अल्पसंख्यक को, चाहे वे धर्म या भाषा के आधार पर, सिर्फ 2 आधार पर, धर्म और भाषा के आधार पर अपनी पसंद के शिक्षण संस्थाएं स्थापित करने और उन्हें प्रशासित करने का अधिकार होगा। इसके साथ अब यहाँ आया है ए। देखो, हम हर बार पढ़ते हैं 1978 4400 संविधान संशोधन अधिनियम, संपत्ति का अधिकार, पहले फंडामेंटल राइट था ना, मौलिक अधिकार हटा दिया था ना। लेकिन अल्पसंख्यक संस्थाओं में अलग से पावर दे दी गई कि अगर किसी अल्पसंख्यक समुदाय की या जो माइनॉरिटी स्कूल है, अगर उसकी ज़मीन ली जाती है तो उसका मौलिक अधिकार है। उसको अगर वो आर्टिकल 1 प्रभावित होता है तो मार्केट रेट तय नहीं होगी, तय होगी 1 के अनुसार। अब राज्य शैक्षणिक संस्था अगर अनुदान देती है करते समय किसी आधार पे, धर्म के आधार पे भेदभाव नहीं करेगी, 30 कहता। तो अब अपने काम का कौन सा है, 1 है। अब आया 2012 के बाद में केस आता है 2014 का। 2014 का केस है परमति एजुकेशन एंड कल्चर ट्रस्ट है। ये कर्नाटक का एक ट्रस्ट है। इसने कर्नाटक में एक रजिस्टर्ड ट्रस्ट है, ने याचिका डाली कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अपील की। याचिका में कहा गया कि आरटीआई एक्ट का 25% आरक्षण का प्रावधान माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट पर लागू करना संविधान के अनुच्छेद 30 मतलब 30 के 1 का उल्लंघन है। अब क्या हुआ, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बैठी, आर्टिकल 145(3) के तहत हैं, 5 जजों की एक बेंच बैठी। उस बेंच में सवाल था, क्या राइट टू एजुकेशन एक्ट, खास तौर पे सेक्शन राइट टू एजुकेशन एक्ट का मेन सेक्शन बोला कि 12(1) का सी 25% कोटो माइनॉरिटी स्कूल पे लागू होगा। अब इसके ऊपर कोर्ट ने एक निर्णय दिया। कोर्ट ने कहा कि संविधान संशोधन मान्य, मतलब संविधान में संशोधन किया, आर्टिकल 21A शिक्षा का अधिकार, आर्टिकल 15(5) पर भी आरक्षण की बात है ना। कहा कि ये क्या है, बेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा माना, इनको भी वैध ठहराया कोर्ट। इसके साथ कोर्ट ने कहा लेकिन माइनॉरिटी का राइट की भी रक्षा करनी है। क्यों? कि आर्टिकल 30 भी मौलिक अधिकार है। क्या बोलते हैं, कोर्ट ने कहा यदि आरटीआई एक्ट को माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट पर लागू किया जाता है तो आर्टिकल 30 में अपने शैक्षणिक संस्थान चलाने के अधिकार का उल्लंघन होगा। अब कोर्ट ने 25% पे आपत्ति कर दी 2014 में। कोर्ट का तर्क था कि यह कोटा माइनॉरिटी स्कूल की कंपोजिशन और कैरेक्टर बदल देगा, इससे उनकी स्वायत्तता प्रभावित होगी। कोई मान लो धर्म के आधार पर माइनॉरिटी स्कूल खोल रहा है, वहाँ 25% सीटें रिजर्व है, तो दूसरे धर्म के आएंगे, मतलब 25%। तो मान लो भाषा पे कोई दूसरे भाषा के आ गए, तो कहा कि भाई उसका जो स्कूल का कंपोजिशन बदल देगा, यानी आरटीआई लागू करने से अल्पसंख्यक संस्थानों का मौलिक अधिकार समाप्त हो जाएगा। इसलिए आरटीआई एक्ट माइनॉरिटी स्कूल पे असंवैधानिक है। ये 2014 में कोर्ट ने बोला। किस केस में बोला है? 2014 का
परमित जजमेंट आया था 2014 वाला, इस पे ये बोला। अब इसका असर क्या हुआ, 2012 में सिर्फ अनएडेड मतलब जो सरकारी सहायता माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट नहीं ले रही थी वो बाहर हुए थे 2012 में। अब 2014 से जो सहायता ले रहे हैं, जो सहायता नहीं ले रहे हैं, दोनों ही एड हो गए परमित केस में छूट मिलने से। अब इससे हुआ क्या, इस फैसले से बहुत सारी बड़ी संख्या में स्कूल राइट टू एजुकेशन के एक्ट से बाहर हो गए। कई संस्थाएं माइनॉरिटी स्कूलों का दर्जा लेके आ गई फ्री में, मतलब उनको था नहीं लेकिन 25% के कोटे से छूट पाने के लिए। दूसरा, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी नहीं बनानी उनको। दूसरा, टीचर्स की जो एलिजिबिलिटी टेस्ट है उससे खुद को करने के लिए। अब इसी वजह से हाल में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है ये क्या, ब्लैंक एजेप्शन को फिर से विचार करना चाहिए कि जो हमें छूट दिए कहीं गलत तो नहीं दिए, सार्वभौमिक शिक्षा इससे बाहर तो नहीं हो गई है। सुप्रीम कोर्ट का ये भी मानना है कि जैसे अल्पसंख्यक माइनॉरिटी संस्थाओं को लगता है कि भाई 25% बच्चे दूसरे धर्म के या फिर दूसरी कम्युनिटी के आ जाएंगे, क्यों ना वो अपनी ही कम्युनिटी के वंचित लोगों को ले। उन्हीं स्कूल, बहुत सारी बड़ी बड़ी स्कूल है, नामी स्कूल है माइनॉरिटी अल्पसंख्यक की, जिनमें नहीं आ पाते हैं बाहर के बच्चे। ठीक, अब विशेषज्ञ हैं उनकी राय क्या है। दिल्ली यूनिवर्सिटी के डीन है अनीता रामपाल, उन्होंने कहा यह असल में कानून की व्याख्या थी न कि विवाद, लेकिन सेक्शन 12 का सबसेक्शन 1 का सी को गलत समझा गया। इसका मकसद था लोकतंत्र और समानता, अमीर गरीब बच्चों को एक साथ पढ़ाना, न कि केवल गरीबों को फेवर करना। ठीक, अब लेकिन इसी के साथ गोविंद ने भी लिया ये निर्णय ने बड़ी संख्या में स्कूलों को राइट एजुकेशन से बाहर कर दिया। किस निर्णय ने, 2014 के परमित केस वाले निर्णय ने। अब सुप्रीम कोर्ट की राय क्या है, 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, 2 बेंच में न्यायाधीश है जिसे जस्टिस दीपांकर दत्ता नेतृत्व कर रहे हैं। अब वो केस सुन रहे थे, टेट का केस सुन रहे थे, भाई सारी स्कूल में टेट पास होने चाहिए टीचर, जो नहीं हो रखे उन पर बात हो रही थी। तो क्या सभी स्कूलों को टेट अनिवार्य माना जाए, लेकिन सुनवाई के दौरान 2014 के परमित जजमेंट पे सवाल आया तो कि भाई टेट तो फिर माइनॉरिटी पे लागू नहीं होगा। तो अब इसी पे बेंच ने कहा कि 2014 का जो ब्लैंक एजेप्शन है, मतलब सभी माइनॉरिटी स्कूल को रेट से पूरी तरह से छूट, शायद गलत था। ये छूट सार्वभौमिक और समावेशी शिक्षा के लिए, समावेशी शिक्षा के लक्ष्य को कमजोर करता है। और कोर्ट ने माना कि परमित जजमेंट ने शायद बच्चों के शिक्षा के अधिकार को सीमित कर दिया गया है, उनके उद्देश्यों को कमजोर कर दिया। अब उन 2 जजों ने क्या किया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को क्या की, इस मुद्दे को भेजा। अब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया तय करेंगे कि बड़ी बेंच बनेगी, मतलब 5 जजों ने पहले जजमेंट दिया है, तो अब 7 का बनेगा, 8 का, 9 का बनेगा, सौंपा जाएगा। मतलब भविष्य में सुप्रीम कोर्ट परमित केस पर पुनर्विचार कर सकता है। तो यही था आज का इंडियन एक्सप्रेस का, समझ में आया तो धन्यवाद, आगे कुछ नहीं कर सकता मैं।